तो आज हम जानेंगे सरफेस टेंशन। तो डायरेक्टली सरफेस टेंशन को ऐसे डेफिनेशन बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि सरफेस पर एक एनर्जी है जो कि अगर कोई बंदा अगर कोई तुमने देखा है कि बूंद पर मच्छर बैठ सकता है, मच्छर बैठ जाता है, उसका वेट जो उसका सरफेस है, फ्लूइड का सरफेस, उसमें उसके टांग इतनी पतली होने पर भी उसके अंदर नहीं जा रही है, वो उस पर बैठ सकता है। या ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनसे सरफेस टेंशन के बारे में पता चलता है। सरफेस पर एक एनर्जी होती है जो कि आपको अब एक्सप्लेन करते हैं इसमें। जैसे कि ये सरफेस टेंशन है क्या, अगर आपको अंदर अंदर समझ में आएगा, और ये हिंदी में रखा जाएगा ये लेक्चर। अगर आपको कोई भी सजेशन होंगे तो वो आप कमेंट में बताएंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में उनको ध्यान रखा जाएगा उन सारी बातों को। तो पहले इसमें पहली पिक्चर में आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर है, सरफेस है, उसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या है कि इसको चारों तरफ से इसके दोस्तों ने, इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, और जिनके बीच में कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कोहेसिव, एक तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव फोर्स किसे बोलते हैं? जो अपने से दूसरे साथ का जो सरफेस है, कोई जो दूसरे के साथ अगर उसका ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसकी जो चिपकने की आदत है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव, फेविकॉल का मतलब क्या होता है? उसको हम एडहेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि वो चिपकाने का काम करता है किसी दूसरी चीज़ के साथ। कोहेसन मतलब अपने साथ के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, कोहेसिव। तो देखिए इसके पास ये जो पहला पिक्चर है यहाँ पर स्क्रीन पर, इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो उसको घेरे हुए हैं, और सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मैं सेंटर, मतलब जिसको हम समझ रहे हैं, वो एक ये जो बीच में गोला है, जो जिसको डार्क नहीं किया गया, उसको हम देख रहे हैं, उस पर हमारा सारा टेंशन है। तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहे हैं। उसकी पोटेंशियल एनर्जी, द अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम फोकस करें एक ऐसे पार्टिकल पर जो कि सरफेस पर है, जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, दिस मॉलिक्यूल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि इसके पास अट्रैक्ट करने वाले कम इसके दोस्त हैं। इसके पास अट्रैक्शन के लिए आधे ही पार्टिकल रह गए ना, सिर्फ नीचे नीचे के पार्टिकल रह गए। तो इसके पास इसको इसके पास वो आधा साथ नहीं है जो कि पहले वाले केस में था। तो उसको जो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव कर रहे थे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी कि नहीं? इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। सो जो ये एनर्जी है, जो इस पार्टिकल के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन जनरेट होता है। टेंशन होता है इस सरफेस पर के पार्टिकल्स पर। इस चीज़ फिनोमेना को सरफेस टेंशन बोलते हैं। और सरफेस टेंशन को आप रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं कि अगर कोई आदमी 100 मीटर से, 100 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 100 मीटर से पानी पर कूदता है, तो वो पानी क्या होता है? पानी की सतह एक पत्थर का काम करेगी, वो उसके हाथ पांव टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि सरफेस टेंशन। जो ऊपर के पार्टिकल हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, वो किसी को आने जाने से रोकते हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि सरफेस टेंशन का नाम से जानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी यही चीज़ आपको अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई क्या सरफेस टेंशन है, तो आप थोड़ा आगे देखिए, आपको और क्लैरिटी आएगी।
नोट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया रिक्वायर्स एनर्जी। जो ये अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि सरफेस पर है, अगर आप किसी चीज़ का सरफेस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सरफेस तभी बढ़ता है जब आप उसको कोई एनर्जी दे रहे हैं। उसकी जो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो इंटरनल एनर्जी उसकी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, तभी वो ऐसा हो सकता है। अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो उसमें अंदरूनी जो एनर्जी है उससे बाहर उसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी उसका सरफेस इंक्रीज़ हो सकता है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट या एक डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि वो एनर्जी क्या है, वो कितना अमाउंट है और ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं एक फिल्म, मान लेते हैं एक लिक्विड है, चलो वाटर ले लेते हैं, वाटर की फिल्म है। फिल्म का मतलब क्या होता है, एक बहुत पतला, एक सिर्फ इतनी पतली जो चीज़ होती है उसे फिल्म बोलते हैं, जिसकी थिकनेस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जो थिकनेस होती है उसकी मोटाई, फिल्म का मतलब आपने जो पुराने कैमरे आते थे उसमें जो फिल्म बोलते थे ना, उसमें फिल्म रील की जो फिल्म होती है वो कितनी पतली होती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको ही हम फिल्म बोलते हैं। एक फिल्म है फ्लूइड की, तो उसको क्या दिखा रखा है यहाँ पर, आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश की गई है। आपको यहाँ पे टॉप व्यू में आपको दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको एक व्यू दिखाया गया है कि वो जो थिन फिल्म है वो आपको दिखाने की कोशिश करी है टॉप व्यू में। मतलब अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, ये फिल्म है, इसकी थिकनेस मान लीजिए 0 है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल। तो अब क्या करना है, आप ऊपर से इसे देख रहे हैं तो वो ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिखेगी, ये अभी इक्विलिब्रियम है, इस पर कोई फोर्स कुछ नहीं लगाया हुआ है, वो इंटरनली जो सरफेस टेंशन है वो वहाँ पर काम कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब हम क्या करते हैं जानने के लिए, क्या करते हैं, एक इसमें जो ये फिल्म थी यहाँ पर एक ऐसा मूवेबल डिवाइस भी लगा हुआ है, इसको हम ना मूव कराने की कोशिश करते हैं, मूव करते हैं। अगर मूव कराएंगे तो इसको फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, वो मूव क्यों करेगा बिना बात में। तो आप एफ फोर्स यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपने कैपिटल एफ फोर्स से इसको इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस तक इसको मूव कराया, तो आप मुझे बताइए वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या होगा। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। अब यहाँ पर है, अगर हम मानते हैं कि जो कैपिटल एस है वो सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म है पर यूनिट एरिया, जो यहाँ का एरिया है पर यूनिट एरिया, जो सरफेस एनर्जी है इस फिल्म के सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं। एक्स्ट्रा एरिया क्रिएटेड बाय स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचिंग हुई है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया क्रिएट हुआ है, जो कि हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये फिल्म है, सिर्फ फिल्म की थिकनेस कुछ नहीं है, ये ऐसे करके आपको दिखाई हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ से इसको खींचा है, इतना इसको खींच दिया है, खींच दिया है। तो अगर ये जो खींचा वाला पार्ट है ये सिर्फ कितना है, सिर्फ इतना सा है, ये जो खींचा हुआ पार्ट है ये सिर्फ इतना सा है। अब इसका ये फ्रंट सरफेस, ये भी फिल्म की तो थिकनेस बहुत कम है, यहाँ वाला सरफेस और यहाँ वाला सरफेस, दोनों सरफेस हमें लेने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि जो इंटरेक्शन है, जो कांटेक्ट है एयर के साथ, वो फिल्म का, पानी का, जो भी हमने पानी फ्लूइड लिया था वो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो हमारा जो एरिया होगा, एक्स्ट्रा एरिया क्रिएटेड बाय स्ट्रेचिंग, वो 2 गुणा में डी मल्टीप्लाइड बाय एल होगा कि नहीं। तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्ट्रेचिंग से आई है वो हमारे पुराना जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारी फोर्स ने वर्क डन किया उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा सरफेस एनर्जी इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अब ये चीज़ इक्विलिब्रियम में ये चीज़ें आपस में बैलेंस कर रही हैं
तभी ये स्टेशनरी है और हम इनको बराबर रख सकते हैं। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को बराबर रखेंगे तो हमारे पास एक कैपिटल एस की वैल्यू आएगी, जो कि हमने क्या माना था, सरफेस एनर्जी पर ऑफ द फिल्म पर यूनिट एरिया। इसी चीज़ को ही मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन बोलते हैं। और अगर आप इसकी यूनिट देखोगे तो जो ये बॉक्स में जो ये एक्सप्रेशन बंद किया गया है एस इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई 2L, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में है फोर्स, डिनोमिनेटर में है लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। हम क्या बोल रहे हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, और ये क्या है, पर यूनिट एरिया भी है और फोर्स पर यूनिट लेंथ भी तो हुआ। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे या इस एक्सप्रेशन को देखेंगे एस के, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ भी तो हुआ। तो जो सरफेस टेंशन होती है उसका नाम तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन है, लेकिन सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर यूनिट लेंथ, या सरफेस टेंशन कैपिटल एस को हम क्या बोलते हैं, हमारी जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। और विस्कोसिटी के ही जैसे लिक्विड्स के लिए सरफेस टेंशन घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो ये एक नोट पॉइंट है। तो इधर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस का पता चला कि कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, क्या यूनिट होती है। अ फ्लूइड विल stick to a solid surface if the surface energy of fluid and the solid is smaller than the sum of the surface energy between solid air plus fluid air। अभी आपने अगर देखा हो तो अगर ये कोई वाटर सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आप कोई मेटल या कुछ भी लाते हैं, अपना हाथ ही लाते हैं। अपना हाथ जब भी पानी में आप बाल्टी पर देखिए, नहाने टाइम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप यहाँ पर ये क्या है, पानी की सतह है, अपना हाथ लाके जैसे रखते हैं एकदम से चिपक जाता है, एकदम से आपको हटाने में अपना एकदम थोड़ा क्या लगाना पड़ता है, एक थोड़ा प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे एक अजीब सी फोर्स है जो कि आपको चिपका के रखना चाहती है। तो वो यही यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, जो कि अभी आपको आगे समझ में आएगा। इस जो भी आगे 3-4 फोटो आएंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा, उससे सब समझ में आएगा। कह रहे हैं कि जो सॉलिड सरफेस है वो पानी पर, लिक्विड पर तब चिपकता है अगर उसकी एनर्जी किसके योग से, किसके सम से कम होती है, सॉलिड एयर इंटरेक्शन और फ्लूइड एयर इंटरेक्शन से कम होती है, इनके समेशन से। तो वहाँ पर ये वाली चीज़ आती है, चिपकने वाली चीज़ आती है। तो आप अभी देखते हैं इसको आगे कि कैसे क्या होता है। इसी तरीके से ये जो चीज़ है, चिपकने वाली जो चीज़ है, इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन से। देखो, एक बीकर में पानी है, वहाँ से आपने ये फलक्रम लगा के इस पर बार लगा के इसको बराबर किया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ पहले ये बैलेंस था, पहले ये फलक्रम पर दोनों वेट, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में वेट है और जो राइट हैंड साइड में वेट, दोनों बराबर थे। अब आपने क्या किया, नीचे से बीकर लाए और उसको बहुत धीरे धीरे ला के जस्ट उससे टच करवा दिया। किससे? आपने लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपका बॉडी सरफेस है उससे टच कराया। एकदम से ही वो चिपक जाएगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा। जो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो जो ये सतह है, इस पर इसे आप बीकर को नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं, एकदम से ये चिपक जाएगा, ये इसको नीचे खींच लेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, इस सरफेस टेंशन था ना, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना चिपका सकता है हमारी इस सॉलिड बॉडी को। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में वेट इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, मास इंक्रीज़, थोड़ा थोड़ा मास इंक्रीज़ शुरू कर दिया। अब आप एक्स्ट्रा मास करके, मान लीजिए जब ये लेफ़्ट हैंड साइड में जैसे ही इनका कांटेक्ट छूटेगा, उसी स्टैंड पर हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि ये जो कैपिटल W जो मास है राइट हैंड साइड पे, ये कितना है। अगर हम इन दोनों को
आपने क्या देखा है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन के लिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एस इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई 2L। ये 2L क्यों था, क्योंकि दो सरफेस यहाँ पे, दो एक फिल्म के दो इंटरफेस थे। यहाँ भी आप वो फार्मूला लगा सकते हैं, क्या फार्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2L। क्योंकि यहाँ भी अगर उस फर्स्ट लेयर को हम एक फिल्म जैसा माने तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन है और यहाँ पे एक इंटरेक्शन है उस फिल्म का मतलब जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम। तो अगर हम अबव फार्मूला को लगाएंगे, W की जगह mg रखेंगे, डिवाइड बाई 2L रखेंगे, तो हमें कैपिटल S की वैल्यू पता चल जाएगी। कैपिटल S के नीचे LA का मतलब लिक्विड और एयर के बीच में, जो लिक्विड और एयर के बीच में, ये अभी आगे और क्लियर होगा। SLA की वैल्यू हमारे पास आई तो हम बोलेंगे कि सरफेस टेंशन की वैल्यू इस केस में ये है, मतलब कि जो ये लिक्विड है बीकर में और जो एम्बियंट एयर है इसके बीच में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो आपको ये एक्सप्रेशन देगा। अब बात आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि अगर आपने कमल के फूल की पत्तियों पर आपने पानी को गिरे हुए देखा होगा, या पत्तियों पर भी सिंपल, आप सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, वहाँ पर ओस की पत्ती होती है, उस पर ओस गिरी हुई होती है और वो एकदम बूंद की फॉर्म में होती है। वो बूंद की फॉर्म में क्यों होती है, वो ऐसे फैली क्यों नहीं होती जैसा कि राइट हैंड साइड पे दिखाया हुआ है। आप वहीं अगर पानी की बूंद को एक बिल्कुल क्लीन प्लास्टिक चेयर जो कि बहुत प्लेन है उस पर अगर डालते हैं तो वो एकदम फैल जाती है, जो कि राइट हैंड साइड में दिखाया गया। ऐसा क्यों, सरफेस टेंशन का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, सरफेस एनर्जी का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, ये सब चीज़ रिलेटेड है और ये सब चीज़ सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है। तो फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट हमने ड्रॉपलेट जो दिखाई है वाटर की मान लेते हैं, तो वो हमारा है आपका लोटस वाला केस, जिसमें कि जो बूंद है वो उसको वेट नहीं कर रही है, वो अपनी स्फेरिकल शेप मेंटेन कर रही है, कम से कम एरिया मेंटेन कर रही है। कम से कम एरिया मेंटेन क्यों कर रही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा उतना उसके सरफेस पर एनर्जी ज़्यादा होगी। कोई भी चीज़ हायर एनर्जी स्टेट पर नहीं रहना चाहती, हायर स्टेट से लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी पर आना चाहती है। तो उसने जो एक कांटेक्ट एंगल बनाया, कांटेक्ट एंगल हमेशा नापा जाएगा फ्लूइड के अंदर की तरफ से। जो ये बूंद है, जो पहले दो छोटी छोटी बूंदें दिखाई हुई हैं, ये सेम ही है, उसको बड़ा करके दिखाया है जो ऊपर की तरफ थोड़े में बनी हुई है। उसमें हमेशा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो पानी के अंदर से, लिक्विड के अंदर से नापा जाएगा। जो एंगल थीटा है वो लिक्विड के अंदर से नापेंगे, क्योंकि आप पेपर में या फाइनल एग्ज़ाम में कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ दिनों बाद कि ये एंगल थीटा कौन सा वाला था, बाहर से नापा था अंदर से ना। हमेशा फ्लूइड के अंदर से आपको वो थीटा एंगल लेना है। अब क्या हुआ, थीटा की बात हो गई, नीचे क्या लिखा है, वाटर ड्रॉप एट लोटस लीफ। थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब अधिक, मतलब 90 से अधिक का एंगल है। तो यहाँ पर क्या है, मोर कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, आपस में जो वाटर के पार्टिकल हैं उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो आपस में छोड़ना नहीं चाह रहे, वो किसी दूसरे सरफेस पर जाना नहीं चाह रहे। डज नॉट वेट द सरफेस, वो लोटस लीव को वेट नहीं कर रहे। वेट का मतलब उस पर उसको गीला कर देना। जो राइट हैंड साइड में है जो केस दिखाया गया वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है हमारे सरफेस को। तो बात ये होती है लेफ़्ट हैंड साइड की। ये सब एस एल क्या दिखाया गया है, देखिए जो ये तीन सरफेस के यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे हैं, मतलब ये तीन सरफेस यहाँ पर मिल रहे हैं आपस में। एक तो है एस ए बोले तो सॉलिड से एयर, एक है एस एल ए बोले तो लिक्विड टू एयर, और एस एल का मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। ये जो
अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो तीनों का जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। ये तीनों आपस को कैंसिल आउट कर देंगे और इनका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो नीचे इस फर्स्ट केस में क्या लिखा है, ऑब्ट्यूज एंगल तब मिलता है जब एस एस एल बड़ा होता है एस एल ए के। एस एस एल का मतलब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस का अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा है लिक्विड एयर से जो है कम है। अब आपको यहाँ पर सोचना है, अभी सॉलिड लिक्विड का जो इंटरेक्शन है, सॉलिड और लिक्विड, वो सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो आप मुझे बताइए, सॉलिड लिक्विड का जब सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वो कनेक्शन रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे? हर चीज़ लोअर स्टेट पर मेंटेन होना चाहती है, सबसे कम एनर्जी रखना चाहती है। तो इसका मतलब वहाँ पे उनका कनेक्शन, जो उनका इंटरेक्शन है, उनकी जो भागीदारी है वो कम से कम होगी। तो सॉलिड और लिक्विड का सबसे कम मिलन होगा जब ऐसा केस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वो अगर लिक्विड और एयर कम है तो हर चीज़ कम स्टेट पर जाना चाहेगी, तो वो हमारा क्या होगा, जो कोहेसिव पार्टिकल है वो बूंद की फॉर्म ले लेगा, वो कम से कम सरफेस एरिया को बनाना चाहेगा। जो स्फेयर होता है उसका सबसे कम से कम एरिया होता है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में कि अगर क्लीन प्लास्टिक सरफेस पर हमारी वाटर ड्रॉप है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, हमने वाटर ड्रॉपलेट लिए। अब हमने देखा, अब जो ये थीटा एंगल है हमें कहाँ से नापना है, फ्लूइड के अंदर से ही हमेशा नापा जाएगा, कभी भूलना नहीं है। इसमें भी अगर हम देखेंगे जो तीनों इंटरेक्टिव फोर्स हैं, तीनों जो ये फोर्स के टाइप हैं इंटरेक्शन के, कांटेक्ट के, वो तीनों ही मैग्नीट्यूडिकली रिजल्टेंट आपको जीरो देंगे। तो अगर आप इसको एस एल ए जो आपको टेंजेंट दिख रहा है, इसको आपका कॉस कंपोनेंट लेके अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थीटा एक्यूट है इफ़ सरफेस और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो कम है। अगर सरफेस सॉलिड और लिक्विड का सरफेस टेंशन कम है तो वो भागीदारी बनाना चाहेंगे ना, कम से कम स्टेट पे आना चाहेंगे। तो इस वजह से पुराने वाले केस का जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, सॉलिड लिक्विड में जो सरफेस टेंशन है वो कम है, तो इसका मतलब वो भागीदारी बनाएंगे, वो वेट करेंगे आपस में। और जो लिक्विड टू एयर है वो ज़्यादा था, तो लिक्विड टू एयर को जितना कम से कम वो कर सकेंगे कांटेक्ट को, वो उतना कम करेंगे। तो ये बात रही सरफेस टेंशन से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो किस तरीके से रिलेट करता है। तो आपने देखा कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल कब कब होंगे, कब चीज़ वेट होगी, कब वेट नहीं होगी। अब अगला टॉपिक आता है ड्रॉप्स एंड बबल्स। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि बारिश ड्रॉप की फॉर्म में क्यों होती है, चौकोर में क्यों नहीं होती है, मतलब कि आपके क्यूबिकल फॉर्म में हो सकती है, क्यूबॉइडल फॉर्म में हो सकती है। ड्रॉप स्फेरिकल शेप में क्यों होती है, जो बबल होते हैं वो स्फेरिकली क्यों होते हैं, और जो आपका ड्रॉप होती है उसके चारों तरफ सरफेस टेंशन है, वो उसको क्या कर रही है, दबा रही है। तो आप खुद सोचिए कि उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा, उसके बाहर से उसके अंदर एक प्रेशर उसके दबाव के कारण, सरफेस टेंशन के दबाव के कारण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो आपका बबल है, आप सर्फ के साथ, या बचपन में आपने वो उड़ाए होंगे, फूंक से उड़ाते हैं, उसमें बबल्स बन जाते हैं। किससे, आपके साबुन के झाग से, एक डिटर्जेंट का आप वो बनाए, डिटर्जेंट से जब आप पानी से धो रहे होते हैं तब भी आपके बबल्स बनते हैं। तो वो स्फेरिकली क्या होते हैं, और अगर बबल बना है तो उस सरफेस टेंशन की वजह से वो दबा रहा होगा चीज़ को। अब जब दबा रहा होगा तो उसके अंदर एक अलग प्रेशर होगा, बाहर एक अलग प्रेशर होगा। जो अंदर प्रेशर होगा वो हल्का सा ज़्यादा होगा। तो हमें यही सब चीज़ देखनी है कि वो एक्सेस प्रेशर कितना होगा
और वो स्फेरिकल क्यों होती हैं बूंद और ये सब चीज़ें? क्योंकि स्फेयर का एरिया सबसे कम होता है, सरफेस टेंशन, हर चीज़ लोअर स्टेट पर रहना चाहती है। सरफेस टेंशन एक एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी को बूंद या आपका बबल कम से कम रखना चाहता है, तो वो सबसे कम से कम एरिया लेना चाहेगा, तो इसलिए वो ड्रॉप या बबल जो है स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो हमने देखा वाई ड्रॉप्स एंड बबल्स आर स्फेरिकल। प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप इज़ मोर देन प्रेशर आउटसाइड। हमने देखा सरफेस टेंशन के चलते जो प्रेशर होगा ड्रॉप के अंदर वो ज़्यादा होगा, तो वो कितना ज़्यादा होगा हम निकालते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा कठिनाई से इसका डेरिवेशन दे रखा है, मैं इजी वाला भी बताऊंगा। तो आपने एक ड्रॉप ली है जिसका रेडियस आर है, उसमें पी आई का मतलब समझ लीजिए इनसाइड प्रेशर, और पी ओ का मतलब, पी नॉट का मतलब, पी ओ का मतलब पी आउटसाइड समझ लीजिए। अगर रेडियस आर को के स्फेयर को हम छोटे से डेल्टा आर से बढ़ाएं, छोटे से डेल्टा आर से बढ़ाएं, तो क्या है उसके सरफेस एनर्जी में एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, जो कि एस से हम डिनोट करते थे, कैपिटल एस से हमने अभी पढ़ा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को एस से डिनोट करते। तो आपने देखा कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना है तो चेंज निकालना पड़ेगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले स्फेयर में से छोटा वाला घटा देंगे क्योंकि वो डेल्टा आर से बढ़ गया। तो आपने देखा आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, 8 पाई आर। अगर आप इसको स्क्वायर करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। एनर्जी गेन थ्रू एक्सपेंशन। लेकिन जो ये एक्सपेंशन हुआ है, हमारी एक बेसिक डेफिनेशन तो ये भी कहती है ना कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपको क्या दे रहा होगा? फोर्स दे रहा होगा, और डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो पी आई माइनस पी आउटर माइनस पी आई आपका प्रेशर डिफरेंस है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है, डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एनर्जी गेन थ्रू एक्सपेंशन भी आपको मिल जाएगा इक्वेशन 2 में। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया फोर्स होता है, ये हमने प्रेशर में पढ़ा था, तो आपको इक्वेशन 2 भी मिल जाएगी। इन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कोई चीज़ कहीं भाग नहीं रही है। तो जब आप देखेंगे तो आपके पास एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी कि जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से ज़्यादा है, और वो जो डिफरेंस है, जो एक्सेस प्रेशर है, उसके लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसा ही अगर बबल के साथ किया जाए, यही डेरिवेशन अगर बबल के साथ किया जाए, बबल में क्या होगा? ड्रॉप के अंदर तो पूरा अंदर पानी था, वो तो पानी की बनी हुई थी ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। लेकिन बबल में आपने क्या देखा है? सर्फ वाला, जो सर्फ एक्सल वाला, जो सर्फ वाला बबल होता है, उसमें बाहर का भी इंटरेक्शन होता है, मतलब कि उससे एयर का भी कनेक्शन है बाहर से भी, और अंदर भी तो उसमें एयर भरी हुई है। उसमें क्या है? दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं। तो अगर आप इसी डेरिवेशन को दोबारा बबल के लिए करेंगे, दो सरफेस होने के कारण इसमें क्या आ जाएगा? बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये एक्सप्रेशन। तो आपको डेल्टा पी मतलब आपको जो एक्सेस प्रेशर है वो आपको 4s डिवाइड बाई आर मिल जाता है। अल्टरनेट वे इसका सिंप्लीफाइड वे है, जो कि आपको, मुझे नहीं पता कि आप फाइनल पेपर में लिख के आएंगे तो आपका टीचर क्या बोलेगा, लेकिन इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले डायग्राम में आपको क्या बताया हुआ है? एक ड्रॉप बताई हुई है, ड्रॉप दिखाई हुई है, वाटर ड्रॉप है, उसके अंदर भी पानी है। तो जो सरफेस टेंशन है वो तो हमेशा सरफेस पर लगती है ना, उसको मैंने आधा काट दिया, तो वो तो ओनली, अगर ये आधा काट दिया मैंने ड्रॉप को, तो सरफेस टेंशन तो सिर्फ इस चीज़ पर लग रही होगी, इस चीज़ पर। तो वहाँ से मैंने s मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर करूँगा, परिधि, सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया s को, और जो प्रेशर डिफरेंस है, वो इस पूरे सरफेस पर लग रहा होगा कि नहीं? इस पर लग रहा होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया,
जो ये है मेरा, अगर ये एक हेमीस्फेयर है, स्फेयर है, तो जो ये एरिया है इस पर प्रेशर लग रहा होगा जो कि उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको मैंने डेल टी पी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो सिंपली मेरे को सिंपल मेथड से ये फार्मूला आ सकता था। तो आप क्या करिए, याद रखने के लिए जो डेल्टा पी का है, ये डेरिवेशन क्या है, एक लाइन का समझ कि कैसे ये चीज़ आई है। अगर पूरी डेरिवेशन आपको करने के लिए आएगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, ऐसा एक्सप्रेशन लगेंगे, वर्क डन निकालेंगे, उनको दोनों को इक्वेट करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं अब क्या होगा, ड्रॉप जो आपका बबल होता है, बबल में दो सरफेस हैं, तो जो दो सरफेस हैं तो यहाँ बाहर वाले से भी लगेगा, अंदर वाले से भी लगेगा, तो आपकी दुगनी हो जाएगी फोर्स, डेल्टा पी की वैल्यू दुगनी आ जाएगी। एक और सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है कि कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज का मतलब क्या होता है कि अगर आप पतली सी छड़, पतली सा बीकर नहीं बोलेंगे उसे, कैपिलरी ट्यूब ही बोलते हैं उसको, एक पतली सी ट्यूब आती है, अगर उसको वाटर के जार में डुबाएंगे ना तो वो चढ़ने लगता है, पानी उसमें चढ़ जाएगा। कैपिलरी राइज का मतलब तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि आपका घर में तेल का दिया होता है, तेल के दिए में आप जैसी विक लगाते हैं, पानी उस पर, तेल उस पर चढ़ जाता है, उसको आपको बस ऊपर से एक बार भिगा के उसको आग लगा दें, आपको वो कैसे तेल नीचे से ऊपर पहुंच जा रहा है। आपने अगर पुरानी लैंप देखी होगी, उसमें इतना बड़ा तो विक होता है, तो नीचे से अपने आप ऊपर चला जाता है, वो कैपिलरी राइज होता है। बहुत पतले से अगर माइक्रो चैनल बना दिया जाए, उसको दे दिया जाए, तो वो अपने आप ही चढ़ जाता है ऑयल। तो वहीं यहाँ पर दिखाया गया है कि कैपिलरी राइज का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट डायग्राम में कैपिटल एच का वैल्यू क्या आएगा और वो किस चलते आएगा, सरफेस टेंशन के चलते आएगा और सरफेस एनर्जी के चलते आएगा। तो हम देखते हैं कि इस कैपिटल एच की वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और समझने के लिए। तो आप खुद सोचिए, इसका इजी वे भी हो सकता है इसको डिराइव करने का। जैसा हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसको जो फर्स्ट डायग्राम है ना, इसको मैं बड़े रूप में इधर राइट हैंड साइड में दिखाया है, पी आई समझा है कि जो आपका इस टाइप का बबल का फॉर्मेट है ना, जो हमने अभी पहले डेरिवेशन किया, जस्ट पहले डेरिवेशन किया, उसमें हमने यहाँ को इनसाइड बोला था तो पी आई बोला था, जो बाहर बोला था उसे पी ओ बोला था, पी नॉट बोला था आउटसाइड। तो हम ऐसे मान लेते हैं। तो जो ये जो कर्व है, बड़ा जो कर्व है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, लेकिन जो जो आपकी पतली सी कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस ए है। तो आप फ्रॉम ज्योमेट्री आप क्या कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो आर विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। रेडियस क्या हो गई, ए साइन थीटा। उस जो आपने ये जो आपका इसे क्या बोलेंगे, कनकेव जो शेप बनी है, इसकी जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब आपने क्या देखा था कि जो आप रेन ड्रॉप में क्या हो रहा था, सिर्फ अंदर पानी था, बाहर एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया था। यहाँ पर भी तो एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, यहाँ पर डबल कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया नहीं है। तो हम ड्रॉप वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई आर। लेकिन आर के लिए हमने अभी क्या एक्सप्रेशन निकाला है, ए सेक थीटा रख दिया। तो अगर सेक थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे, कॉस थीटा बोल सकते हैं, तो डेल्टा पी आपके पास आ गया 2s कॉस थीटा। लेकिन आप अगर फर्स्ट उसमें देखें तो पी आई बराबर होगा पी ओ प्लस में रो जी एच क्या होता था, आपका चैनल का, हमने रो जी एच प्रेशर में पढ़ा था, प्रेशर निकालते थे हम उसमें। तो अगर आप पी आई का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो पी नॉट में आपको रो जी एच ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो एक्सेस प्रेशर है आपका
पॉइंट बी, कैपिटल बी देखिए फर्स्ट डायग्राम में कैपिटल बी और जहाँ पर पी आई लिखा है वहाँ पे अगर आप प्रेशर डिफरेंस देखने चाहेंगे तो वो रो जी एच के बराबर होगा। तो प्रेशर डिफरेंस आपने देखा, जो पी ओ और पी आई के बीच में प्रेशर डिफरेंस है वो कॉलम का, वही तो कॉलम का भी आपका कॉलम की वजह से ही एक प्रेशर है, उसको रो जी एच बोलेंगे। जो कि इसमें चढ़ी है, जो इसमें वाटर चढ़ा है वो रो जी एच प्रेशर देगा कि नहीं। बी और जो ऊपर है आपका पी आई, उसमें डिफरेंस है रो जी एच का, वही है एक्सेस प्रेशर या आपका प्रेशर डिफरेंस। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन हो गए डेल्टा पी के लिए, एक आपने वहाँ पर फर्स्ट फार्मूला से जो निकाला है वो एक एक्सप्रेशन है और दूसरा एक एक्सप्रेशन है। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास स्मॉल एच की वैल्यू आ सकती है। जो ये कैपिलरी राइज हुआ है इसके लिए आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं 2s डिवाइडेड बाई रो जी ए। वहाँ पे कॉस थीटा कहाँ चला गया, जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है। जो वाटर और ग्लास का केस होता है उसके थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री होती है। तो कॉस थीटा, कॉस ज़ीरो कितना होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा को हम 1 मान लेते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने देखा है वो है 2s डिवाइडेड बाई रो जी ए। तो हमने देखा कि कैपिलरी राइज के लिए हम किस तरीके से दो प्रेशर डिफरेंस को हमने इक्वेट किया और हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एच के लिए। अगर थीटा नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव का मतलब मरकरी, आपने जो कैपिलरी ट्यूब अगर मरकरी में डुबाएंगे ना तो वहाँ पर थीटा नेगेटिव आएगा। थीटा नेगेटिव का मतलब आपका डिप्रेशन, आपका ये चढ़ने की बजाय जो वाटर इसमें कैपिलरी में चढ़ा है वो डूब जाए, वो और नीचे चला जाएगा। तो एच की वैल्यू भी कॉस में नेगेटिव जब डालेंगे तो आपको एच की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी। तो आप उस तरीके से आपके पास कैपिलरी डाउनफॉल, कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं, कैपिलरी डिप्रेशन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कैपिलरी राइज कैसे निकाल सकते हैं। पहले हमने देखा कि पी आई और पी ओ में डिफरेंस जो है वो हम अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन जो ये डिफरेंस है यही डिफरेंस कॉज कर रहा है कैपिलरी राइज। जो ये पी आई और पी ओ का डिफरेंस है सरफेस टेंशन की वजह से, यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कैपिलरी राइज। तो जो कैपिलरी राइज एच डिस्टेंस हुआ है वो हम प्रेशर की डेफिनेशन से रो जी एच भी बोलते थे। हमने रो जी एच को उससे इक्वेट कर दिया तो हमारे पास अब आया एक्सप्रेशन सही, एच की वैल्यू। अब यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म। मैं लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हाउ डिटर्जेंट वर्क्स, हाउ सर्फेक्टेंट्स और डिटर्जेंट वर्क्स एक ही बात है। तो जो ये सरफेस, ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो ऊपर हाउ डिटर्जेंट वर्क के सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है वाटर लविंग और ग्रीस लविंग। जो हमारा सोडियम बेस्ड या जो भी हमारे डिटर्जेंट आते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। उनका एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग, वाटर फील मतलब लव, वाटर फिलिक। वाटर फोबिक का मतलब वाटर से डरने वाला। वाटर फीलिक मतलब वाटर से लव करने वाला होता है वाटर लविंग। ग्रीस लविंग वो ग्रीस को लव करता है, ग्रीस से चिपक के रहना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, आपके जो क्लोथ है, क्लोथ पर ग्रीस का दाग है, जैसे ये क्लोथ है इसके ऊपर ग्रीस का दाग है यहाँ पर। तो जैसे ही अगर आप इसको पानी में डालेंगे ना तो वो ग्रीस छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पानी और ग्रीस के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट, वो वेट ही नहीं कर पा रहा उसको। हमने जो यहाँ पर देखा है, जो ये एंगल है थीटा, वो हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल बन रहा है। जो पानी है वो ग्रीस को वेट ही नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसे वेट ही नहीं कर पा रहा है तो वो उसे निकाल कैसे पाएगा? आप इम्पैक्ट से तो उसको निकाल सकते हैं, आप
झटके से तो ग्रीस को निकाल सकते हैं, पानी के झटके से, लेकिन कुछ ही निकल पाएगा। आपने क्या किया, डिटर्जेंट मिलाया। डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स क्या थे, एक छोर उनका क्या था, ग्रीस लविंग था, दूसरा छोर वाटर लविंग था। तो जितने भी उसके डिटर्जेंट के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ग्रीस लविंग होंगे, वो ग्रीस वाले पार्ट से टच हो जाएंगे, बहुत सारे, हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में। अब आते हैं सेकंड डायग्राम पर। तो आपके वो बहुत सारे ग्रीस को टच हो जाएंगे। अब जो अदर पार्ट है वो वाटर लविंग है। अगर वाटर को आप ड्रेन करेंगे, वाटर के साथ जाने वाले पार्टिकल क्या आएंगे, वो वाटर के साथ जाना चाहेंगे, वो क्लोथ से टच नहीं रह पाएंगे। वो वाटर आप जैसे ही उसको ड्रेन करेंगे, वो वाटर के साथ निकल जाएगा। इस तरीके से होते हैं हमारे कपड़े साफ़। ग्रीस और जो भी हमारे दाग जाते नहीं हैं, वो इस तरीके से इन डिटर्जेंट्स के साथ जाते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अभी तक के न्यूमेरिकल्स में सबसे अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इसका डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm इज डिप्ड 8 cm below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end of water? Also calculate excess pressure. बाकी सारी surface tension दिया हुआ है, density of water, gravity की वैल्यू और 1 atmosphere equals to 1.01 क्रॉस टेंस पर 5 पास्कल दी हुई है। पहले आप पॉज करके या बुक में इस क्वेश्चन को ही पढ़िए, क्वेश्चन को ही समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस अगर डायमीटर दिया हुआ तो हमने रेडियस निकाली, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज़ 1 mm, 10⁻³ मीटर। क्या कह रहा है कि बीकर में एक वो डाली हुई है आपकी कैपिलरी ट्यूब, लेकिन वो कहाँ तक डुबोई हुई है, 8 सेंटीमीटर तक डुबोई हुई है। 8 सेंटीमीटर 80 mm या 0.08 मीटर। आपको क्या करना है, कुछ फूंक मार के या कुछ करके नीचे वाले सरफेस में, जो सेकंड फिगर में देखिए, वहाँ एक हेमिस्फेरिकल एयर का बबल क्रिएट करना है। फूंक मार के उधर नीचे एक हेमिस्फेरिकल बबल क्रिएट करना है। तो वो बोलता है, पूछ क्या रहा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो द हेमिस्फेरिकल। कितना प्रेशर लगेगा, कितना आपके मुंह को फोर्स लगानी, प्रेशर लगानी पड़ेगी ये इस काम करने के लिए, बबल बनाने के लिए। तो आप खुद सोचिए। पहले तो फर्स्ट फिगर में आपको ये जो हेड है, इसको कम करना पड़ेगा, प्लस इसको आपको झेलना पड़ेगा। ऊपर से जो ये सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सरफेस टेंशन है उसको करना पड़ेगा, प्लस में जो ये 8 सेंटीमीटर है इसका प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 प्रेशर को आप झेलेंगे, को अगर काउंटर करेंगे, आप इन तीनों को मार गिराएंगे, तब आप इधर ब्लो कर पाएंगे एक हेमिस्फेयर। तो आप देखेंगे कि प्रेशर रिक्वायर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, जितना प्रेशर आपको रिक्वायर है वो एटमॉस्फेयर जो कि एम्बियंट है उसको लिया हुआ है, उसको प्लस में वाटर डेप्थ एट 8 सेंटीमीटर, प्लस में जो सरफेस टेंशन ने किया हुआ है उसको, अगर आप इन तीनों को बबल प्रेशर ड्यू टू बबल 2s डिवाइडेड बाय r, जो आप देखते हैं यहाँ पर 2s डिवाइडेड बाय r, यहाँ पर भी क्या है, एक ही सरफेस इंटरेक्शन है, यहाँ पर एक ही है। तो हम क्या लगाएंगे, 2s डिवाइडेड बाय r, इट इज़ हैविंग 1 इंटरफेस। अब आप इन तीनों चीज़ों को जब काउंटर करेंगे तो आपके पास आएगा प्रेशर रिक्वायर्ड। एक्सेस प्रेशर जो सेकंड पार्ट में पूछा, एक्सेस प्रेशर ही तो ये पी बबल है, एक्सेस प्रेशर ही 2s बाई r है। इस ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 146 पास्कल आएगा। प्रेशर रिक्वायर्ड आप देखेंगे तो आपके पास ये आएगा। क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा था कि आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि आप वो ब्लो कर पाएँ। तो आपने जो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे, प्रेशर का और बबल का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, क्योंकि आपके मुंह से आपको एटमॉस्फेयर को भी जवाब देना है। आपके मुंह में तो देखिए, आपको आप अगर यहाँ से ऊपर से ब्लो करेंगे ना, तो
ये बबल बनाने के लिए ये यहाँ पे दूसरे फिगर में यहाँ पर एक एरो दिखाया हुआ है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस हेड को तो काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर भी तो एम्बियंट है, इसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन तीनों को जब आप काउंटर करेंगे तब वो प्रेशर होगा, प्रेशर रिक्वायर्ड, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो आगे चैप्टर हैं, आपको जो अभी तक कमियां लगी हैं उनको कमेंट्स में बताइए, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन जो लेक्चर्स होंगे उनमें अच्छी तरह से आएंगे। और थैंक यू।